हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया साइंस एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और हमेशा की भांति हम अपने कंटेंट के ऊपर चर्चा करेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इससे पहले हमने चर्चा की थी प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, अयांत्रिक तरंगे हैं और अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में हमने चर्चा की थी। और हमने इसके प्रकाश के परावर्तन के कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा की थी। पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और अब इस वीडियो में हम पढ़ना चाहते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा उदाहरण, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में आपने सुना है कि उदाहरण के हिसाब से उदाहरण पूछकर उनकी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है, परावर्तन की हो रही है, अपवर्तन की हो रही है। तो अपन चर्चा करते हैं अपने पैनल पर। तो स्लाइड सेट कर रखी है मैंने। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथककारी पृष्ठ या अभिलंब से टकराकर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अपने मूल बिंदु से क्या हो जाती है? वो विचलित हो जाती है। तब वस्तु में कौन सी घटना दिखाई देती है? प्रकाश का अपवर्तन दिखाई देता है। और इसकी शर्तें हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। यह बात देखने को मिलती है। जब प्रकाश की किरण क्या करती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो विलंब से क्या हो जाएगी? यह विलंब इससे क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर, यह विलंब इसकी ओर क्या कर जाती है? मुड़ जाती है। इन दोनों घटनाओं में भी आप देख सकते हैं कि एक तो अभिलंब से दूर हट रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं तब तो अभिलंब से दूर हट रही है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं तो विलंब की ओर मुड़ जाती है। ये दोनों शर्तें आपको ध्यान रखनी है, इनसे भी परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपने देखा कि कोई भी क्या किरण क्या कर रही है? माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो आपतित किरण, आने वाली किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये सब एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण व अपवर्तित कोण का अनुपात नियत बना रहता है। जो आपतन कोण है और अपवर्तित जो कोण है, जो विलंब की ओर मुड़ रही है, दूर जा रही है, इनका अनुपात नियत बना रहता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है स्नेल का नियम क्या है? कि आपतन कोण व अपवर्तित कोण का अनुपात नियत रहता है, इसे स्नेल का नियम से जाना जाता है। अपवर्तन के समय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य व वेग परिवर्तित हो जाते हैं परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब वो अभिलंब से टकराकर उस वस्तु से क्या जा रही है? अभिलंब से दूर जा रही है या पास में जा रही है तो उसकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य व वेग क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। फिर बात करते हैं अपवर्तन के उदाहरण। इनसे परीक्षा में खूब सवाल पूछे जा चुके हैं कि जल में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का। दूसरा है तारों का टिमटिमाना। आग लगने के समय दूसरी तरफ की वस्तुएं हिलती दिखाई देना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। परीक्षा में उदाहरणों से अधिकांश सवाल पूछे जा चुके हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य के प्रकाश का आभास होना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा होता है। फिर दो उदाहरण और हैं। मोमबत्ती की लोह का हिलते हुए दिखाई देना। जब मोमबत्ती आप देखते हुए जलती है तो उसकी लौ हमें हिलती हुई दिखाई देती है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। मछली को मछुआरा दूर दिखाई देना तथा मछुआरे को मछली पास में दिखाई देना, यह भी प्रकाश के परावर्तन का नियम है। और कक्षा 7 और 8 में आपने पढ़ा है कि प्रकाश के अपवर्तन का जो सिक्के का ऊपर उठा पानी, किसी पानी में सिक्के का अपने तल से ऊपर उठा हुआ, यह भी प्रकाश के अपवर्तन का क्या है? उदाहरण है। हाँ, तो हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो तो पृथककारी पृष्ठ अभिलंब से टकराकर अपने मूल माध्यम में ही लौटकर आ जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में हमने घटना देखी थी कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय क्या करती है, या तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन इसमें एक फिक्स मान है क्रांतिक कोण। इस क्रांतिक कोण से अगर आपतन कोण का मान अधिक होगा तो वो परावर्तित किरण वापस अपने ही मूल माध्यम में लौटकर आ जाएगी। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उदाहरण में पानी में रखी खाली प्रकनली का चमकते हुए दिखाई देना। अगर पानी में अगर खाली प्रकनली रखी हुई है तो वो चमकते हुए दिखाई देती है, तो आपको आभास हो जाना चाहिए, आप इस सिद्धांत को समझ जाना चाहिए कि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका या मिरेज का बनना या उन मरीचिका का लूपिन का बनना, यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। चिकित्सा क्षेत्र में जो शारीरिक जांच के लिए जो एंडोस्कोपी की जांच में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य होता है। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो भी आप सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो केबल काम में आती है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल आती है, जिसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से आपको वीडियो या कोई आप उसमें फोटो देख रहे हो वो आपको दिखाई देती है। गर्मियों में सड़क पर बहते हुए पानी का आभास होना। अगर गर्मी में आप जैसे ही बस में या कार में किसी में सफर करते हैं तो आपको एक निश्चित दूरी के बाद क्या करता है, आपको पानी दिखने का आभास होता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही होता है। कांच में आई दरार का चमकते हुए दिखाई देना। अगर कांच है वो क्रैक हो गया है तो उस दरार का भी चमकता हुआ दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के द्वारा ही होता है। फिर आठवां, हीरे का चमकना। डायमंड की कटिंग इस प्रकार से की जाती है कि उसपे बाहर से कोई प्रकाश पड़ने पर वो चमकना शुरू कर देता है। ये घटना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। बात करते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। आपने देखा है जब बरसात के समय में जब बरसात होकर मौसम खुलता है तो इंद्रधनुष की घटना को आप देखते हैं। वो 2 अपवर्तन व एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के पश्चात बनता है। इस प्रकार से ये प्रकाश के परावर्तन के जितने भी उदाहरण थे इनको आपने सटीक और सरल भाषा में अपने आधार को मजबूत करते हुए अध्ययन किया है और आगे भी इस पूरे दोनों पार्ट्स को, जैसे पहले पार्ट मैंने प्रकाश पढ़ाया है, इसको और इस वीडियो को दोनों को आप देखें, तब जाके आपको प्रकाश के जो टॉपिक है इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इस लघु वीडियो से मैं आशा करता हूं कि आपका नॉलेज बढ़ा होगा और आने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं और एकेडमिक कक्षाओं में ये वीडियो महत्वपूर्ण आपकी भागीदारी निभाएगा। आप मेरी इन छोटी छोटी वीडियो को प्रत्येक विद्यार्थी जो प्रतियोगी छात्र है या एकेडमिक छात्र है उस तक पहुंचाने की कोशिश करें और एक श्रृंखला बनाएं। आप रोज किसी भी जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको 5 बच्चे को भेजते हो, वो 5 बच्चा आगे किसी 5 बच्चे को भेजता है तो उन 25 बच्चों का सर्वांगीण विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये अगर श्रृंखला आपने चालू कर दी तो मेरे चैनल के लाइक सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।